हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू डे 13 ऑफ अवर रिवीजन सीरीज। सो आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा, रिवीजन सीरीज को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो जाकर प्रीवियस लेक्चर्स को सारे देख लीजिए, क्योंकि इस रिवीजन सीरीज में हम क्विकली पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं, देखते हैं इस पूरे चैप्टर में क्या क्या बेसिक्स हैं और उसको बहुत जल्दी से पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सो आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक चैप्टर जिसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं मीन, मोड एंड मीडियन। तो समझेंगे मीन, मोड एंड मीडियम बिल्कुल बेसिक से, और देखेंगे कि हमारा स्टैटिस्टिक चैप्टर जो कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था वो 10th क्लास से कैसे डिफरेंट है, क्या नए कॉन्सेप्ट हैं, क्या हमारे पास न्यू मेथड्स हैं मीन, मोड एंड मीडियन को फाइंड करने के। सो करते हैं स्टार्ट। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स हमारा एक मैथ्स का ब्रांच है जिसमें कि हम बात करते हैं डाटा की। हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से डाटा को हम मैनिपुलेट करेंगे, डाटा के बेसिस पे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो सब जो होता है वो हमारे मैथ्स के एक ब्रांच जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, उसी के अंडर आता है। तो स्टैटिस्टिक्स आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है और अब क्लास 10th में भी हमारा ये चैप्टर है। तो कैसे क्लास 9th का स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th से डिफरेंट है वो हम समझेंगे। अगर हम बात करें क्लास 9th की, तो क्लास 9th में हमने बात की थी हमारे ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा की। सो हमारे पास वहां पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा होता है वो ग्रुप्ड भी था, अनग्रुप्ड भी था। तो हमने उनके बेसिस पे क्वेश्चंस किए थे, मीन, मोड एंड मीडियन को फाइंड किया था। लेकिन अब 10th क्लास में क्या है? 10th क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डाटा के बेसिस पे ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको ग्रुप डाटा दिया जाएगा, ग्रुप उसको देखकर आपको मीन, मोड एंड मीडियन को फाइंड करना है। लेकिन अब इस बार हमें फाइंड करने का जो मेथड होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीन। सो मीन क्या होता है, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। सो एवरेज क्या होता है? एवरेज इन जनरल हमारा होता है कि हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बेसिक सा फॉर्मूला जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, सो मीन हमारा होगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 and so on divided by f1 plus f2 plus f3 and so on। so ये क्या है हमारा? न्यूमिनेटर में जहां पे लिखा हुआ है ये होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड डिनोमिनेटर में जो है f1 plus f2 plus f3 and so on, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब ये जो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें f क्या है और x क्या है? f हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, x हमारी होती है ऑब्जर्वेशन। मतलब ये कि किसी भी एक ऑब्जर्वेशन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी टाइम्स वो चीज अकर हुई है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो कोई एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर हुई है वो हो गया हमारे पास f1 x1। सिमिलरली कोई दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो कितनी टाइम्स हुई है वो हो गया हमारा f2 x2। इस तरह से जब हम सबको प्लस करते हैं, सबको ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कोई एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार हुई है। तो कोई 4 ऑब्जर्वेशन अगर हुई है और सपोज करो एक ऑब्जर्वेशन आपकी 3 टाइम्स हुई है, दूसरी आपकी 2 टाइम्स हुई है, इस तरह से अगर अनग्रुप्ड फॉर्म में है, तो हम जब सबको प्लस कर देंगे, सबकी ऑब्जर्वेशन और सबकी ऑब्जर्वेशन होने का जो फ्रीक्वेंसी है उस सबको जब ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है लाइक x1 x2 x3 ये कितनी कितनी बार हुआ है, नंबर क्या है, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला किसी भी एवरेज को फाइंड करने का, जिसको हम मीन भी बोलते हैं। सो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिड्यूस करके लिखूं, सो ये पूरा जो हो जाएगा इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ समेशन ऑफ fi xi, जहां पर i हमारा क्या होता है? i हमारा ये नंबर होता है 1 2 3 4 जहां तक भी हमारी लिमिट है। सो i हमारा क्या होता है? 1 से लेके लेट सपोज k तक है, ये f k x k और यहां पे f k। तो अगर हमारे पास k तक लिमिट है तो i क्या हो जाएगा? i 1 से लेके k तक ये सबकी समेशन, इन सबका सम डिवाइडेड बाय
सिमिलरली यहां पे समेशन ऑफ एफ आई, जहां पे आई क्या है हमारा 1 से लेके के, तो ये हो गया रिड्यूस फॉर्म। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है हमारा मीन फाइंड करने का। लेकिन इतना इजीली तो हमें क्वेश्चन आएगा नहीं कोई भी, क्योंकि हमें जो डाटा दिया जाएगा वो हमारा ग्रुप्ड भी हो सकता है, अनग्रुप्ड भी हो सकता है। सो अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि एफ आई एक्स आई कैसे हम फाइंड करते हैं और इसके बेसिस पे मीन कैसे फाइंड करते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी डाटा क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं दिया गया, उस केस में हम मीन को कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल से। लेट सपोज हमारे पास एक डाटा है किसी क्लास का। क्लास में हमारे पास एक टेस्ट हुआ था, उसमें बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए हैं। तो हम देखेंगे क्या क्या मार्क्स ऑब्टेन है, क्या क्या मार्क्स आए हैं, कितने कितने बच्चों के आए हैं। लेट सपोज मेरे पास डाटा है मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये जो हमारा एग्जाम है ये 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन हैं, कितने कितने मार्क्स आए हैं, उसका डाटा लेट सपोज हमें गिवन है 45, 30, 32, 50, 28। ठीक है, छोटा सा डाटा ले रही हूं मैं, खुद से लिया। ठीक है, और यहां पर हमें बताया गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कितने कितने बच्चों के ये मार्क्स आए हैं। लेट सपोज मेरे को बोला गया है कि हमारी एक क्लास है, उस क्लास में 45 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के मार्क्स 45 आए हैं। 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, लेट सपोज 5 बच्चों के मार्क्स 30 आए हैं। 32 2 बच्चों के, 50 मार्क्स एक ही बच्चे का है, कोई एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा, उसके 50 आउट ऑफ 50 आए हैं। ठीक है, 28 कितने के आए, 4 बच्चों के आए हैं 28 मार्क्स। तो इस तरह से हमें एक डाटा दिया गया। अब इसमें क्या है, जो मार्क्स ऑब्टेन है उसको हम बोलते हैं एक्स, मतलब जो हमें डाटा मिला है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर जो है उसको हम बोलते हैं एफ आई। मतलब इस डाटा के ऑब्टेन होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी टाइम्स हुआ है। मतलब कि 45 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के आए हैं, तो 3 बार ऐसा हुआ है। 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 5 बच्चों के आए हैं। मतलब 5 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 30 30 30 30 करके हमें मार्क्स मिले हैं। सिमिलरली 32 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के। तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 32 कितनी है, 2। मतलब दो बार ये चीज हुई है कि हमें 32 मार्क्स देखने को मिले हैं। तो ये इस तरह से इसे हमें देखा जाता है। अगर मुझे फाइंड करना होगा एफ आई एक्स आई, तो हम सबसे पहले तो एफ आई एक्स आई करते क्यों हैं, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि इतने मार्क्स आए हैं और इतने इतने बच्चों के आए हैं, तो अगर मुझे पूरा टोटल डाटा देखना है कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, सबका पूरा सम देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, हम करेंगे 45 एक बच्चे का आया है, दूसरे बच्चे का भी 45 मार्क्स आए, तीसरे का भी 45, क्योंकि 3 बच्चे टोटल है। 45 प्लस 45 प्लस 45 करेंगे, या उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 45 इंटू 3 प्लस। अब अगर हम 30 मार्क्स की बात करें तो 30 5 बार आए तो 30 प्लस 30 ऐसे करके 5 टाइम्स करेंगे, या मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 30 इंटू 5 प्लस 32 कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के आए हैं, तो 32 प्लस 32 करो, या 32 इंटू 2 करो। तो इस तरह से जितना भी वैल्यू आ रहा है उसको चाहे एक 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 करके प्लस करो, या उससे सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो सेम है। और इस पूरे का जो हमारे पास एफ आई एक्स आई आएगा, उसका जब हम सम निकालेंगे वो होता है हमारा टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि कितने बच्चों की ये बात की जा रही है, उसको हम बोलते हैं मीन। सो एफ आई एक्स आई क्यों निकालते हैं वो समझ आ गया, क्योंकि हमें पूरा डाटा देखना है। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो हम एक एक को 45 प्लस 45 प्लस 45 करने से अच्छा 45 इंटू 3 करते हैं, तो इसीलिए हम एफ आई एक्स आई करते हैं। सो सबसे पहले तो आई होप आपको ये बेसिक सी बात आज समझ आई होगी, क्योंकि 9th क्लास में भी आपने इस चीज पढ़ी होगी, लेकिन आपको समझ नहीं होगी कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो ये बेसिक है जो बिल्कुल आपको समझ होनी चाहिए। सो अगर हम देखें 45 इंटू 3 135, 30 इंटू 5 150, 32 इंटू 32 इंटू 2 64, 50 का एक ही है, एंड देन 28 इंटू 4 दैट इज 112। तो ये हमारे पास आ गए सबके डाटा। अब इसका अगर हम सम निकालेंगे, सो ये 11 10 20 21 1 2 3 4 5, सो 511 आ रहा है। और इसी तरह से इसको अगर हम ऐड करें
तो ये आ गया हमारे पास 15। सो मीन हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्योंकि हम इसका सम निकाल चुके हैं तो हमें सिर्फ ये लिखनी वैल्यू, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई, जो हो जाएगा 511 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 34.06। ये हो गया मीन, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया, जो भी पूरा डाटा ये अपनी मर्जी से लिया है, रैंडमली कुछ भी वैल्यूज लिख दी हैं, तो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। तो ये मैंने क्यों बताया, ये मैं आपको समझाना चाहती थी कि हम एफ आई एक्स आई करते क्यों हैं, उसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, और फिर हम कैसे मीन को फाइंड करते हैं। तो ये बिल्कुल छोटी सी एग्जाम्पल है, इसी बेस पे एनसीईआरटी में आपके पास एग्जाम्पल 1 भी है। सो ये हमने बिल्कुल सिंपल सा पढ़ लिया। लेकिन अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आए क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में, तो क्लास इंटरवल क्या होती है, सबसे पहले क्लास इंटरवल होता है कि हमें कोई लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी होती है कि इससे और इसके बीच में कितने वैल्यू आई है, कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, तो उस बेसिस पे हम मीन को फाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको। सो ये हमारे पास एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, जिसमें हमें बोला गया है कि हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। मतलब हमें बोला गया है कि 10 से लेके 25 तक मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के आए हैं। फिर 25 से 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 3 बच्चों के आए हैं। अब 25 से 40 के बीच में हो सकता है किसी का 27 मार्क्स हो सकता है किसी के 39 मार्क्स हो, तो वो जितने भी मार्क्स 25 और 40 के बीच में होंगे, मतलब इस पूरे इंटरवल के अंदर जितने भी मार्क्स लाई करेंगे, 26, 27, 25, 36, 39 जो भी कुछ होंगे, वो सब के सब टोटल कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के मार्क्स आए हैं इसके बीच में। देन 40 to 55, 40 से लेके 55 मार्क्स तक कितने बच्चों के आए हैं, 7 बच्चों के इस पूरे इंटरवल के बीच में मार्क्स आए। देन 55 to 70 कितने बच्चों के आए हैं, 6 के। 70 to 85 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 6। एंड देन 85 से 100 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 6। तो ये इसका मतलब ये है। लेकिन अब हमें यहाँ पे x को दिया ही नहीं है। x अगर दिया होता तभी तो हम एफ आई एक्स आई करते हैं। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, तो हमें क्लास मार्क निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं x। सो क्लास मार्क, जिसको हम एक्स आई लिखेंगे। क्लास मार्क क्या होता है, ये जो इंटरवल दिया गया है इसके बीच में हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारा होता है ये जो इस साइड की जो वैल्यूज होती है उसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, और जो इस साइड होती है वैल्यू उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, क्योंकि ये छोटी है ये बड़ी है। सो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये होता है हमारा क्लास मार्क। सो अगर हम अपर प्लस लोअर 25 प्लस 10 35 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी 17.5। इधर 40 प्लस 25 करेंगे 65, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 32.5। सो सिमिलरली इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। सो 55 प्लस 40 95 डिवाइडेड बाय 2 47.5, और इसी तरह से वैल्यूज हमें गिवन है 62.5, 77.5 एंड 92.5। सो ये हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आ गई। एफ आई हमें ऑलरेडी गिवन है, तो अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, दैट इज हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये मल्टीप्लाई करने पे 35 आएगा। 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 97.5, 47.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 332.5, देन 62.5 को 6 से 375, 77.5 को 6 से करेंगे 465, और उसके बाद 92.5 को 6 से करेंगे तो आएगी वैल्यू 555। सो ये वैल्यूज आ गई। इसका जब हम सम करेंगे दैट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1860। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमने फाइंड कर ली। अब हमें समेशन ऑफ एफ आई भी देखना है। सो समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज को जब प्लस करोगे
तो आएगा आंसर 30। सो मीन कैसे फाइंड करते हैं? मीन हम फाइंड करते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, दैट इज 1860 डिवाइडेड बाय 30। सो ये 0 0 कैंसल, 362। सो वैल्यू आ जाएगी 62। तो ये हमें इस डाटा का हमने मीन फाइंड कर लिया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी तो ये छोटे से नंबर थे 2, 3, 7, इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर ये डाटा और भी बड़ा होता तो जब हम एफ आई एक्स आई फाइंड करते ये वैल्यूज और भी बड़ी आएगी, बहुत बड़ी आएंगी। तो कैलकुलेशन में बहुत बार चांसेस ऐसे हैं कि आप मिस्टेक करेंगे। तो इसीलिए जब आपके पास डाटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है तब आपको ये डायरेक्ट मेथड थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसीलिए हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। सो वो मेथड क्या है उसको अब देखते हैं। सबसे पहले तो ये मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। सो ये हमने जो किया इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। सो शॉर्टकट मीन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये मेथड क्या है, नाम से पता चल रहा है थोड़ा कुछ शॉर्टकट होगा, और इसमें एज्यूम भी लिखा है तो इसका मतलब हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको। हमने जो अभी एक एग्जांपल ली है जिसमें हमने क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं, उसी डाटा को लेंगे, उसी को फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये मैंने डाटा लिख दिया जितना हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, वो हमने लिख दिए। फिर हमने उसके बाद फाइंड किया था क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड किया था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें वैल्यूज मिली थी। सो हमने क्लास मार्क फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया था? एफ आई एक्स आई। लेकिन मैंने क्या बताया था, एफ आई एक्स आई में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मिस्टेक हो सकती है, तो हमने उस चीज को स्किप कर दिया। तो अगर स्किप कर दिया तो नया क्या आया? सबसे पहली चीज एज्यूम वर्ड लिखा है, इसका मतलब कुछ एज्यूम करना होगा। एज्यूम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे पूरी क्लास मार्क में से कोई भी एक वैल्यू को खुद से लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास ए है, ए ही है हमारा एज्यूम्ड क्लास मार्क। तो हम कुछ भी एक वैल्यू ले लेंगे। जनरली हम क्या लेते हैं? कोई भी मिडल वैल्यू लेते हैं। तो लेट सपोज हम ले लेते हैं कि 47.5 हमारे पास ए है। 47.5 ये हमने कर लिया एज्यूम्ड मीन। इसको क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। अब जब हमने एक ए एज्यूम्ड मीन लेट कर लिया है, इसके बाद हम फाइंड करते हैं डी। अब डी क्या है? डी हमारा है एक्स आई माइनस ए। ये जो हमारे पास क्लास मार्क है, इससे हमें इस एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। सो 17.5 में से 47.5 माइनस करेंगे। सो वैल्यू हमारे पास आएगी -30। क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो माइनस करने पे नेगेटिव आएगा। देन 32.5 को 47.5 से माइनस करेंगे, -15। 47.5 को करेंगे तो 0 ही रहेगा। देन 62.5 को 47.5 से 15। उसके बाद 77.5 को माइनस करेंगे सो 30 एंड 92.5 को करेंगे तो 45। सो ये हमारे पास डी वैल्यू आ गई जिसको डेविएशन बोलते हैं। सो मैं साथ साथ ही लिख रही हूं। डी क्या है हमारा? डी हमारा है डेविएशन। ए क्या था? एज्यूम्ड मीन था। तो हमने ये डी की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। इस एफ आई को इस डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कंपैरेटिवली इजी है। किससे? एफ आई इंटू एक्स आई से। क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई में क्या था, ये डेसिमल्स के कारण कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो रही थी। जबकि अगर हमने डी की वैल्यूज देखी तो बहुत ईजी है कैलकुलेशन। तो एफ आई इंटू डी आई हमारा ईजी रहेगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं। सो वैल्यू आएगी -60, देन -45, ये 0, देन 90, 180 एंड 270।
सो ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब लेंगे इसका समेशन। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो ये सब कुछ ऐड करेंगे। ध्यान रखना जहां पे नेगेटिव है वहां पे वैल्यूज हमारी माइनस होगी। सो ऐड करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 435 और समेशन ऑफ एफ आई तो रहेगा ही हमारे पास, जो कि था हमारे पास 30। सो इस केस में हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये होता है हमारे पास मीन का फॉर्मूला, जिसमें कि ये जो वैल्यू है हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, इसको बोलते हैं मीन ऑफ डेविएशन। क्योंकि मीन का फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियसली बताया डायरेक्ट मेथड में, उसमें क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो एक्स आई था यहाँ पे, इसलिए हमने बोला कि वो हमारे पास मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। लेकिन यहाँ पे एफ आई की जगह डी आई है, तो हम बोलेंगे ये जो है ये क्या है, मीन ऑफ डेविएशन है। सो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, मीन ऑफ डेविएशन प्लस एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन हमारा है 47.5 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 435 डिवाइडेड बाय 30। तो इसकी जब पूरी कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर भी 62 ही आएगा। तो मतलब आप मीन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो या एज्यूम्ड मेथड से सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन हम कौन से मेथड को चूज करेंगे वो हम डिपेंड करते हैं हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस है, हमारे पास डाटा क्या है, उसके बेसिस पे हम मेथड को चूज करते हैं। अगर डाटा हमारे पास कोई छोटा सा है जिसमें हम कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं तो हम इजीली एफ आई एक्स आई करके डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डाटा थोड़ा बड़ा है जिसमें हमें पता है कि हमारे पास कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, उस केस में हम यूज करेंगे एज्यूम्ड मेथड को। सो आई होप कि एज्यूम्ड मेथड समझ आया आपको कि कैसे करना है। ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमने क्लास मार्क सबसे पहले फाइंड करना ही करना है। उसके बाद हम करेंगे डेविएशन को फाइंड। डेविएशन कैसे करेंगे, क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हो, जनरली हम मिडल टर्म ही कोई एज्यूम करते हैं। तो आप जब फाइंड करोगे तो एज्यूम वाली वैल्यू तो आपकी 0 आएगी, बाकी आपकी ऊपर वाली माइनस में आएगी क्योंकि हम छोटे में से बड़ा को माइनस करें, और उसके बाद पॉजिटिव में रहेगी। तो जब आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी देन एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई डी आई आ जाएगा। सो ये वैल्यूज आ गई। इस पूरे का समेशन करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है आपका, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो उसमें बस वैल्यूज को पुट करना है और हमारे पास मीन आ जाएगा। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, यहां पे जो डी की वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज हमारे पास 15 का गैप है, मतलब 15 का टेबल आ रहा है इसमें। पहले -30 है, फिर -15 है, फिर 0 है, फिर 15, 30, 45। तो क्या है ये 15 का गैप है। अगर हम इस 15 इन सब में से कॉमन निकाल लें, डिवाइड कर लें 15 को इन सब वैल्यूज को, तो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। अगर हम इस 30 को 15 से डिवाइड करें तो -2 आ जाएगा, देन यहाँ पे -1 आएगा, इधर तो 0 ही रहेगा। फिर 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 30 को करेंगे 2 आ जाएगा, और उसके बाद 45 को करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज आएंगी ये और भी छोटी हैं इसके कंपैरिजन में। और अगर हम 15 को फिर से देखें तो यहाँ पे जितने भी हमारे क्लास इंटरवल है इसका गैप अगर देखो तो वो भी हमारे पास 15 का ही गैप है। 25 में से 10 माइनस करोगे तो 15, 40 में से 25 माइनस करोगे तब भी 15, 55 में से करोगे 40 को 15। तो मतलब इस सब में जो हमारे पास क्लास इंटरवल में गैप है वो भी 15 का है। ये जो गैप होता है इस गैप को हम बोलते हैं h, मतलब क्लास हाइट। सो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट मेथड का हमारा नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें क्या करेंगे हम इस डेविएशन को और भी छोटा कर देंगे। छोटा कैसे करेंगे, हम इस पूरी डेविएशन को क्लास हाइट से डिवाइड कर देंगे, h से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें वैल्यूज और भी छोटी मिले और हमारी कैलकुलेशन और भी इजी हो जाए। सो थर्ड मेथड देखते हैं। सो थर्ड मेथड हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। डाटा वही लेंगे जो भी हम ले रहे हैं। सो मैंने डाटा पूरा लिख दिया है और जो जो हमें चाहिए वो भी लिखा है। क्लास मार्क जो हमने सबसे पहले फाइंड की थी वो सारी वैल्यूज लिख दी। फिर नेक्स्ट में हमने
एज्यूम्ड मेथड में डेविएशंस को फाइंड किया था वो हमने लिख दिया। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, जब आपने डेविएशन को फाइंड कर लिया, इसके बाद आप यूज करोगे एक फॉर्मूला ui इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। मैंने क्या बोला कि जो भी डेविएशंस हैं उसको अगर हम h से मतलब क्लास हाइट से डिवाइड कर दे तो वैल्यूज और भी छोटी आएंगी। तो वही करना है हमने। डेविएशन जब हमने फाइंड कर ली जिसका फॉर्मूला एक्चुअली यही था xi माइनस a, तो ये चीज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन डेविएशंस को h से डिवाइड करना है। h क्या है, h हमारा है क्लास हाइट। और ये क्लास हाइट कैसे पता चलती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन शॉर्ट बोला जाए क्लास हाइट हमारी है इस क्लास इंटरवल में कितना कितना गैप है। तो हमें पता है ये वैल्यूज जो है हमारी 15 आ रही है। इसका मतलब हम ये जितनी भी डेविएशंस है इसको अगर 15 से डिवाइड कर दें तो आंसर हमारा इजी आ जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो -30 को डिवाइड करेंगे -2, देन -1, 0, 1, 2 एंड 3। सो ये वैल्यूज आ गई हमारी ui की। अब इस मेथड का एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें ui की वैल्यूज जो कि आनी चाहिए एक्चुअली इस तरह से ही 0, उसके ऊपर फिर -1, -2 और यहाँ पे फिर 1, 2 और जितनी भी वैल्यूज आपकी हैं इस तरह से। मतलब एज्यूम्ड वाला तो 0 रहेगा, उसके ऊपर आएगी वैल्यूज नेगेटिव, उससे नीचे आएगी पॉजिटिव। अगर आपकी ये ऐसी वैल्यूज नहीं आ रही इसका मतलब आपने कहीं यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगी कि आपकी कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई। इसलिए भी ये मेथड और कन्वीनियंट है और इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। सो अब हमने ui फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, fi इंटू ui करेंगे। सो फाइंड करेंगे हम fi इंटू ui। सो ये मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है। फर्स्ट मेथड में हमने डायरेक्ट मेथड में क्या किया था, fi इंटू xi किया था, जिसकी मल्टीप्लीकेशन काफी डिफिकल्ट थी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती थी। फिर हमने देखा एज्यूम्ड मेथड जिसमें क्या किया, fi इंटू di किया। डायरेक्ट के कंपैरिजन में इजी था, लेकिन यहां पे भी हमारे पास अभी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। फिर हमने देखा कि यहां भी ये जितने भी वैल्यूज हैं ये हमारी क्लास हाइट से डिवाइड करने पे और भी इजी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने क्या किया, ui को फाइंड किया। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करेंगे, हम fi को ui से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी कैलकुलेशन काफी इजी है। सो 2 इंटू -2 दैट इज -4, यहाँ पे -3, देन 0, 6, 12 एंड 18। सो ये वैल्यूज आगे मल्टीप्लीकेशन करके काफी इजी थी। इसका हम करेंगे समेशन ऑफ fi ui जो कि हो जाएगा 29। सो अब इस मेथड में मीन का फॉर्मूला हमारा रह जाता है, मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi इंटू h। ये होता है हमारा मीन का फॉर्मूला। सो एज्यूम्ड मीन तो हमारा वही रहेगा 47.5 प्लस यहां पे 29 डिवाइडेड बाय 30 इंटू हाइट हमारी क्या है 15। सो ये 2, सो 47.5 प्लस 29 बाय 2 दैट इज 14.5। सो ये वैल्यू ऐड करने पे आ रही है 62। तो मेन जो है हमारा आंसर है वो तो हमारा हर बार 62 ही आया, लेकिन हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई स्टेप डेविएशन मेथड से। सो अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन में हो सकता है कहीं आपको बोला जाए कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड कर लो, या अगर आपको कभी नहीं भी बोला कि मीन आपको किस मेथड से फाइंड करना है, तब आपको देखना है आपके पास डाटा क्या है। डाटा अगर आपका छोटा है, वैल्यूज कम है, तो आप सिंपल डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर डाटा आपका बड़ा है तो आप कोशिश करना स्टेप डेविएशन मेथड को ही यूज करना। नाउ हमारे पास डाटा में दो कंडीशंस होती हैं। अगर हम इस क्लास इंटरवल की बात करें तो यहां पे देखो 10 से 25 था, अब ये वाला 25 इधर वापस लिखा है 25 से 40। देन उसके बाद थर्ड जो हमारे पास क्लास इंटरवल अब कहां से स्टार्ट हो रहा है 40 से 55। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है 55 से फिर 70। मतलब जो यहाँ पे अपर लिमिट है नेक्स्ट में वही लोअर लिमिट है, यहां जो अपर लिमिट है यहाँ पे लोअर लिमिट है। तो इस तरह से हमारे पास क्लास इंटरवल है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए जहां पे आपके पास
पहले वाले की अपर लिमिट और लोअर दूसरे वाले की लोअर लिमिट सेम ना हो, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्लास इंटरवल में लोअर को माइनस करते हैं 0.5 से और अपर को प्लस करते हैं 0.5 से। उससे क्या होता है, जब आपने लोअर को 0.5 से माइनस किया, अपर को 0.5 से प्लस किया, तो बीच का गैप तो सेम ही रहेगा। एक जगह से माइनस कर रहे हो, एक दूसरी जगह से प्लस कर रहे हो, तो गैप तो सेम रहेगा। लेकिन यहां पे 0.5 प्लस करोगे और फिर नेक्स्ट वाले में यही 0.5 माइनस करोगे, तो जो वैल्यू में डिफरेंस आएगा वो आपका फिल हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको क्लास इंटरवल इस तरह से ना दिया जाए, लोअर लिमिट अपर लिमिट मैच ना कर रही हो उस तरह से, तो क्या करना है आपको, लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी क्लास हाइट जो है वो सेम रहेगी, लेकिन इस तरह का गैप आपका फिल हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से भी आए कि जहां पे आपको क्लास इंटरवल में गैप जो है वो इक्वल ना मिले। स्टार्टिंग के क्लास इंटरवल में गैप हो सकता है 20-20 का, फिर उसके बाद 50 हो जाए, फिर 100 हो जाए। इस तरह से अनइक्वल अगर गैप हो जाए, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, क्लास हाइट, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे तो हमारे पास इक्वल था, 15 आ रहा था हर केस में, तो हमने बोल दिया कि क्लास हाइट h हमारा है 15, तो सिंपली हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर आपके पास क्लास इंटरवल में जो गैप है वो इक्वल ना आ रहा हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखते हैं कोई एक ऐसी वैल्यू खुद से लेते हैं जो कि इस सब डेविएशन का जो डी है इससे इजीली डिवाइड हो जाए। क्योंकि मैंने जब बिल्कुल स्टेप डेविएशन स्टार्ट किया था, तब मैंने सबसे पहली बात क्या बोली थी कि आप देखो यहां पे जो डेविएशन की जो वैल्यूज आ रही हैं, -30, 15, -15, 15, 30, 45, ये सब क्या है, 15 से डिवाइड हो रही है। इसीलिए मैंने उसको पूरे को 15 से डिवाइड कर दिया, और वही 15 एक्चुअली हमारा क्लास इंटरवल भी था। लेकिन अगर क्लास इंटरवल आपका मैच नहीं कर रहा, तब क्या करोगे, तब आप क्लास इंटरवल को भूल जाओ, एच को आप वो लो जो कि सारी वैल्यूज डी की उससे इजीली डिवाइड हो जाए। सारी नहीं तो ज्यादातर मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो आपके एच से इजीली डिवाइड हो जाए। एक आध अगर डेसिमल में आती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उस तरह से हम कोई भी हाइट को एज्यूम कर लेते हैं खुद से। तो हम वैल्यू वो वाली ले लेते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, यू की वैल्यूज फाइंड करते हैं और फिर सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यही कॉमन डाउट होते हैं जो कि मीन के टॉपिक में बच्चों को रहते हैं। सो इसी के साथ हमने मीन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा मीन का मतलब क्या है, हम कैसे उसको फाइंड करते हैं, एफ आई एक्स आई क्यों करते हैं वो भी बताया। फिर उसके बाद जो हमारे तीनों मेथड हैं उसमें हम मीन को कैसे फाइंड करते हैं और उसका फॉर्मूला याद करना जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉड का। सो समझते हैं ये मॉड क्या है। अब मॉड भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें, मॉड हमारा होता है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, जिसमें क्या हमें कुछ डाटा दिया जाता था और हमें यहां पे फ्रीक्वेंसी दी जाती थी। हम देखते थे कि इसमें से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है और वही हमारा मॉड होता था। मतलब कि कोई भी एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर हुआ है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है ज्यादा से ज्यादा, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उस ऑब्जर्वेशन को हम बोलते थे मॉड। तो ये होता था हमारा मॉड। अब इस क्लास में क्या है, क्लास 10th में हमें यहाँ पे जो डाटा दिया जाएगा वो यूजुअली क्या होगा, क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया जाएगा और फिर हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज दी जाएगी। तो हमें उसमें फाइंड करना है कि हमारे पास मॉड क्या होगा। सो एनसीईआरटी के एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम मॉड को कैसे फाइंड करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले तो आपको डाटा को रीड करना आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में बोला है और उसका मतलब क्या है। हमें यहाँ पे दिया गया है फैमिली साइज, मतलब फैमिली में कितने कितने मेंबर्स हैं उसका साइज लिखा हुआ है, जो कि क्लास इंटरवल की फॉर्म में ही लिखा है। और यहाँ पे लिखा है हमें नंबर ऑफ फैमिलीज। तो किस तरह से इसको रीड किया जाता है, फैमिली साइज 1 to 3, मतलब एक मेंबर से लेके 3 मेंबर की का जो साइज होगा फैमिली का, कितनी ऐसी फैमिलीज है, 7। मतलब 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें कि मेंबर्स कितने, 1 मेंबर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद 3 से 5 मेंबर्स की फैमिली का जो साइज है वो उसमें कितनी फैमिलीज ऐसी हैं, 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें हमारे पास मेंबर्स जो हैं 3 से लेके 5 तक होंगे। फिर 5 से 7 में 2 फैमिलीज ऐसी हैं, 7 to 9 में भी 2 फैमिलीज ऐसी हैं एंड 9 to 11 में एक फैमिली ऐसी है। तो इस तरह से इसको रीड किया जाता है सबसे पहले। तो
अब अगर हम क्लास 9th की मॉड को याद करें तो उसमें हम क्या करते थे, सिंपल हम देखते थे कि हमारी फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा बड़ी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बड़ी होती थी उस ऑब्जर्वेशन को हम बोलते थे कि वही हमारा मॉड है। लेकिन यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी तो हमें दिख रही है और ये भी पता चल रहा है इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 8 है। लेकिन इस 8 की ऑब्जर्वेशन जो है वो एक सिंगल डिजिट वैल्यू नहीं है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में दी है 3 to 5, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसीलिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी, फिर बताऊंगी कि इसको देखा कैसे जाता है। मॉड का हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड होल मल्टीप्लाई बाय H। ये फॉर्मूला देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत इजी है। अब इसको कैसे देखा जाएगा, क्या F1 है क्या F0 है, सब बताऊंगी मैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू तो 8 ही है, ठीक है। तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्लास इंटरवल होगी इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। ये हमारे पास मॉडल क्लास है और ये वैल्यू बहुत स्पेशल है क्योंकि हमने देखा इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास है, इस क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो इसका मतलब हमें इसको ही कंसीडर करके बाकी सारी वैल्यूज को देखना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 8, ये हमारी होती है F1, ठीक है। अगर ये F1 है तो इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है ये हमारी होती है F0 और इसके नीचे वाली वैल्यू जो है इसको हम बोलते हैं F2। तो कैसे देखेंगे, जो सबसे बड़ी है वो 1 है, उससे फिर छोटी वाली 0 होगी और फिर 1 से बड़ी कौन सी होती है, 2 होगी। तो मतलब F1 वाली जो वैल्यू है उससे ऊपर वाली वैल्यू को हम F0 बोलेंगे, उससे नीचे वाली वैल्यू को हम F2 बोलेंगे और F1 की कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्लास इंटरवल होगी उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। इतनी बात समझ आ रही है। अब अगर ये जो मॉडल क्लास है इसका जो लोअर लिमिट है इसको हम बोलते हैं L। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास होता है L, ठीक। तो L पता चल गया, F1 F0 F2 पता चल गया। अब रह गया H। तो H क्या है, इस मॉडल क्लास की हाइट। तो मॉडल क्लास की हाइट कैसे पता करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या सिंपल कह लो कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। 5 से 3 के बीच में गैप कितना है, 2 का। तो क्लास हाइट क्या हो जाएगी, 2। तो सिंपल हम वैल्यूज को पुट करेंगे। मॉड क्या हो जाएगा, L क्या है हमारा 3 प्लस F1 माइनस F0 दैट इज 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 दैट इज 8 माइनस F0 क्या है 7 एंड माइनस F2 क्या है 2। इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट से, जो कि है 2। 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 जो की वैल्यू आ जाएगी 3.28। ये हो जाएगा मॉड। तो अब मॉड क्या पता चल रहा है, मॉड हमें पता चल रहा है यहां पे 3 और 5 के बीच में कहीं लाई कर रहा है 3.28। इस तरह से हम देखते हैं मॉड को। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें बस आपको फॉर्मूला याद करना है, याद भी नहीं करना, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद भी हो जाएगा। आई होप आपको मॉड समझ आया, मॉड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो भी पता चला, और 10th क्लास में ये क्यों डिफरेंट है, इसमें क्या फॉर्मूला दिया गया है वो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है मीडियन। अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा मीन क्या होता है और मॉड क्या होता है। मीन क्या होता था, जिसको हम बोलते थे एवरेज। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिए गए, बहुत सारा डाटा दिया गया, उसमें हमने देखना है कि ऑन एन एवरेज क्या वैल्यू आ रही है। तो एवरेज हो सकता है कि कभी बिल्कुल हाफ वैल्यू भी आए, सेंटर वाली वैल्यू भी आए, कभी हो सकता है छोटी भी आए बड़ी भी आए, वो डिपेंड करता है आपके डाटा पे। मॉड क्या होता है, मॉड होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन की सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कोई भी ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार अकर कब हुआ है, वो ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं मॉड। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन जैसा कि नाम है उसका, मिडल जिसको बोलते हैं। मीडियन होता है हमारे पास जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसके मिडल वैल्यू क्या है, उसके बीच की वैल्यू क्या है। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं,
क्लास 9th की अगर बात करें तो हमें क्या है, कुछ डाटा दिया जाता था, ऑब्जर्वेशंस होती थी, हम देखते थे कि क्या ये ऑब्जर्वेशंस इवन है या ऑड है। अगर ऑड होती थी तो मीडियन कैसे फाइंड करते थे, n+1 डिवाइडेड बाय 2 करके, जो भी ऑब्जर्वेशन नंबर आता था, वो जो प्लेस आती थी उस प्लेस वाले ऑब्जर्वेशन को हम बोलते थे वो मीडियन है। और अगर इवन होता था तब क्या करते थे, दो वैल्यूज आती थी, एक आती थी n/2, एक आती थी n+1/2, और वो दोनों वैल्यूज को हम बोलते थे हमारी मीडियन है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, क्लास 10th में आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके क्लास इंटरवल के बेस पे आएंगे। सो क्लास इंटरवल वाले में हम ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन क्लास इंटरवल में क्या होता है, ग्रुपिंग दी जाती है कि इस ग्रुप से इस ग्रुप के बीच में इतने बच्चे आ रहे हैं या इतनी वैल्यूज आ रही हैं, तो उसमें हम कोई एक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सो इसीलिए इस क्लास में हमारे पास मीडियन का जो मैथड है फाइंड करने का वो थोड़ा डिफरेंट है। सो हमारे पास ये डाटा दिया गया, एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया गया, बोला गया है हमारे पास कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और टेस्ट में हमें बताया गया कि कितने कितने मार्क्स मिले हैं। सो मार्क्स इस तरह से हैं। सबसे पहले तो अगर आपको कभी डाटा दिया जाता है रॉ फॉर्म में, तो सबसे पहले आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, जिस तरह से इस पे लिखा गया 20, देन 25, 28, 29, 33, 38, 42 एंड 43। ये हो गए मार्क्स जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। फिर उसके बाद बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कितने कितने बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए हैं वो हमें लिखा गया कि 6 बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं, देन 20 बच्चों के 25 हैं, इस तरह से। और जब इस पूरे को टोटल करोगे तो आंसर आएगा आपका 100, क्योंकि 100 बच्चों की ही बात की जा रही है। तो ये है हमारे पास डाटा। अब अगर हम क्लास 9th को याद करें तो हम कैसे फाइंड करते थे, सबसे पहले हम देखते थे कि हमारे पास ये जो पूरी फ्रीक्वेंसीज का सम, जिसको हम n बोलते हैं, अगर वो इवन है तो हमारे पास वैल्यूज दो आएंगी। कौन कौन सी आएगी, एक आएगी n/2, एक आएगी n+1/2। तो n/2 हो जाएगा 100/2 दैट इज 50, और n+1/2 हो जाएगा हमारे पास 51, 50 + 1, तो दो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन अब हमें देखना है यहाँ पे कि हमारे पास 50th ऑब्जर्वेशन और 51st ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे तो कहीं भी 50 और 51 नहीं लिखा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं CF। और ये CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। CF क्या होता है, सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखनी है, उसके बाद हमने फर्स्ट ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें इस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है। सो 20 + 6 कर देना है 26। फिर ये जो 26 वैल्यू आई है इसमें हमने 24 को प्लस कर देना है। अभी मैं बाद में बताऊंगी कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका क्या मतलब है। सो वैल्यू आ जाएगी 50। अब इस 50 में प्लस करेंगे इस 28 को, सो 78। देन इस 78 को प्लस करेंगे 15, 93। अब इस 93 में प्लस करेंगे 4, दैट इज 97। फिर 97 में प्लस करेंगे 2, 99, और इस 99 में प्लस करेंगे 1, दैट इज 100। सबसे पहली चीज, ये वाला जो वैल्यू है और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 6, 26, 50, 78, 93, 97, 99 और 100, ये होती है हमारी CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब हमने कंबाइन किया है। हमने क्या किया है, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी तो लिख दी हमने 6 कि 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके 6 मार्क्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है 20 + 6, मतलब 26 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 आए हैं या 25 से कम आए हैं, 25 या 25 से लेस आए हैं। तो वो क्या हो गया, 26 बच्चे। अब इस 26 में ये वाले 6 बच्चे भी ऐड है जिनके मार्क्स 20 आए थे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि 26 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 या 25 से कम आए हैं। फिर 50 में हमने क्या किया, 26 + 24 किया। अब इसका मतलब क्या है, 50 बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स 28 और 28 से कम आए हैं। तो कम में 25 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है। इसका मतलब इस 28 वाली में 25 वाली ऑब्जर्वेशन भी आएगी और 20 वाली ऑब्जर्वेशन भी आएगी। तो 20 वाली ऑब्जर्वेशन 6 हमने ऐड की है और 25 वाली ऑब्जर्वेशन 20 हमने ऐड की है।
तो इसलिए 26 आया था। इस 26 में अब हमने 28 वाली ऑब्जर्वेशन भी ऐड कर दी, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 50। तो ये क्या हो गया, ये हमने कंबाइन करके बोला है कि 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 28 या 28 से कम आए हैं। देन उसके बाद इस 50 में हमने 28 को ऐड किया, 78 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि 78 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 29 या 29 से कम आए हैं। तो 29 कितने आए हैं, 28 बच्चों के मार्क्स 29 आए हैं, वो भी हमने ऐड कर लिया, और इससे ऊपर जो वैल्यूज आई वो भी हमने ऐड की। तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार प्रीवियस वाला डाटा भी ऐड करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमने देखना है कि टोटल कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 43 या 43 से कम मार्क्स आए, तो वो पूरे 100 बच्चे ही होंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम याद करें, अगर हमने अभी बोला था कि अगर हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू इवन है तो हम दो वैल्यूज देखते हैं, हमारे पास मीडियन दो आते हैं। क्या आते हैं, एक n/2, एक होता है n/2+1, दैट इज 50 और 51। तो 50 और 51 तो यहां पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहां से हमें पता चलेगा। यहां हम देखेंगे 50th ऑब्जर्वेशन क्या है। 50th ऑब्जर्वेशन ये है। सो ये 50th वाले पे वैल्यू क्या आ रही है, 28। तो इसका मतलब एक मीडियन हमारे पास आ गया 28, और 51 वाली, 51st वाली क्या होगी 50 के बाद, तो 78 वाली। तो इसका मतलब 50 के बाद वाली जो 78 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है 29, ये हमारे पास सेकंड मीडियन हो जाएगा। तो दो वैल्यूज अगर आ रही है हमारे पास, तो मीडियन कैसे देखते हैं, 28 + 29 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दोनों का एवरेज फाइंड करते हैं। तो क्या बोला मैंने कि n हमारा यहां पे है 100, सो हम फाइंड करेंगे n/2 दैट इज 50 एंड n/2+1 दैट इज 51st ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारे पास क्या है 28 ये वाली एंड 29। और क्योंकि मीडियन तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, दो वैल्यूज तो होनी नहीं चाहिए, तो हम मीडियन कैसे देखते हैं, दोनों का हम निकालते हैं एवरेज। 28 + 29 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 28.5। सो ये आ गई हमारे पास मीडियन की वैल्यू। अब ये जो डाटा था, मैंने इसमें जब बोला तो मैंने क्या बोला, 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 28 या 28 से कम है। मतलब अगर मैं इसको, इस पूरे मार्क्स ऑब्टेन वाले डाटा को इस तरह से लिखूं, <20, <25, <28, तो हम उसमें सिंपल ये CF की वैल्यूज लिख सकते हैं। मतलब यही कि ये जो मैं बोल रही हूं, इसको हम इंग्लिश में अगर लिखना हो तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना कि <20 कितने बच्चे हैं, 6 हैं। <25 कितने बच्चे हैं, 20 हैं या 26 हैं, 26 हैं, क्योंकि लेस देन में तो 20 भी इंक्लूड होगा। देन <28 कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, क्योंकि उसमें 26 और ये 20 और 6 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको लेस देन करके दिया होगा और आपको डाटा दिया होगा, इसका मतलब वो जो डाटा होगा वो ऑलरेडी CF के फॉर्म में ही होगा, वो CF ही होगा। क्योंकि जब भी लेस देन लिखा है, उस लेस देन में प्रीवियस वाला डाटा भी इंक्लूड होता है। <29 कितने बच्चे हैं, 78 बच्चे हैं। उस 78 में ये 24 भी ऐड है, 20 भी ऐड है, 6 भी ऐड है। मतलब 28 मार्क्स भी ऐड है, 25 भी ऐड है, 20 मार्क्स भी ऐड है। इसलिए जब भी कभी लेस देन करके लिखा होगा और यहां भी अगर कुछ वैल्यू दी होगी, ये नहीं होगा, इसकी जगह पे CF अगर दिया होगा तो वो CF होगा, वो F नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। सेकेंड थिंग ये कि आपका जो CF होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। फ्रीक्वेंसी आपकी कम छोटी चलेगी, लेकिन CF हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। पहले 6 था, फिर 26, फिर 50, 78, 93, 97, 99 एंड 100। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो क्वेश्चन में, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब वो CF ही है। सो ये हमने एक सिंपल सी एग्जांपल देख ली, लेकिन इसमें हमारे पास जो डाटा दिया गया वो हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं दिया गया। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में डाटा दिया जाएगा, क्योंकि उस केसेस में हम यूज करते हैं मीडियन का एक फॉर्मूला। सो ये NCERT की एग्जांपल है जिसमें हमें एक डाटा दिया गया है मार्क्स का और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। अब यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। सो CF कैसे देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, फिर उसके बाद 5 + 3 करेंगे दैट इज 8, फिर 8 में ये 4 प्लस करेंगे 12, इस 12 में फिर 3 प्लस करेंगे 15,
देन 15 में 3 18, 18 में 4 22, देन 7 29, देन फिर 38 45 एंड 53। सो ये हमारे पास सबसे पहले हमने फाइंड कर ली CF। अब अगर हम इस पूरे को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यही होगी जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आई है, जो कि है 53। इस 53 को हम बोलते हैं n। सो n हमारे पास क्या है 53। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे n/2, जो कि हो जाएगा 53/2, दैट इज 26.5। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका लिख ही देती हूँ, फिर बताऊंगी। सो मीडियन का फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला, जिसमें कि n हमें पता है, लास्ट वाली वैल्यू देखेंगे, n/2 हम फाइंड कर लेंगे। अब जब हमने n/2 फाइंड कर लिया, अब हम सबसे पहले देखेंगे एक मीडियन क्लास। जिस तरह से हमने मॉड में मॉड क्लास देखी, मॉडल क्लास फाइंड की थी, उसी तरह से इसमें हम देखेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि ये जो n/2 26.5 आया है, इसके नियरली या इससे बड़ी वैल्यू CF की कौन सी है, कौन सी CF की ऐसी वैल्यू है जिसका आंसर जो है, जो कि 26.5 से बड़ी है, वो है हमारी 29। सो 29 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो क्लास होगी, ये हमारी होती है मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास वाली जो CF है, इसके ऊपर वाला जो CF होता है, इसको हम लेते हैं CF के लिए। मीडियन क्लास का जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाली, इससे जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है, उसको हम लेते हैं CF। सो मीडियन क्लास हमारी कौन सी हो जाएगी 60 to 70, लेकिन CF की वैल्यू क्या होगी 22, इसका ध्यान रखना। सो L क्या होगा? अब L होगा इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, जो कि है 60। F क्या होगा? F होगा इसी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमें गिवन थी, जो कि है 7। और H क्या होगा? इस मीडियन क्लास की हाइट। सो वैल्यू पुट करेंगे। L क्या है हमारे पास 60 प्लस n/2 क्या है 26.5 माइनस CF कौन सा लेना है, ये कि ये वाला 22, क्योंकि अगर आप 29 लोगे तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इस तरह से भी याद रख सकते हो कि CF हमने कौन सा लेना है, ऊपर वाला, डिवाइडेड बाय F क्या कौन सा लेना है, मीडियन क्लास वाला, दैट इज 7। और H क्या है, इसकी हाइट, जो कि है 10। सो 60 प्लस 26.5 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 7। सो ये 4.5 इंटू 10 करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 7, जो की वैल्यू आ जाएगी 66.4। सो इसका मतलब ये हमारे पास मिडल वैल्यू है 66.4। इसका मतलब 50% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 66.4 से कम स्कोर किया होगा, और 50% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 66.4 से ज्यादा स्कोर किया होगा। तो ये हमारे पास मिडल वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। तो आपको मॉड और मीडियन दोनों के फॉर्मूलेस को याद करना है। सो आई होप कि आपको मीन, मीडियन, मॉड तीनों चीजें बहुत अच्छे से समझ आएगी। बहुत डिटेल में मैंने बताया है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड डू हिट द लाइक बटन। और अब इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्या क्या हमारे पास रिपीटेड PYQs हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपनी मोस्ट रिपीटेड PYQ सीरीज में। तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो उसको फॉलो कर लेना, ताकि पता चले आपको कि किस तरह के आपके PYQs रहते हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से, और किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 14, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।